नमस्कार, न्यूज 18 के स्पेशल बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर के साथ। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पोस्ट पर बिहार में पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट पर बिहार को हर मामले में पिछड़ा बताया। तेजस्वी ने सीएम और डिप्टी सीएम को भी बहस में चुनौती दी। तेजस्वी के पोस्ट पर एनडीए ने जोरदार पलटवार किया है। हमने जो भी ट्वीट किया है, कोई भी साबित कर दे कि कोई भी उसमें झूठा हमने डेटा दिया हो। जनता ने आपको ट्वीट कर दिया है, आपके बयान को कोई तवज्जो देता है। तेजस्वी के एक पोस्ट ने एक बार फिर बिहार की सियासत को सुलगा दिया है। तेजस्वी ने एनडीए के 21 साल के शासन पर सवाल उठाते हुए ऐसे आंकड़े पोस्ट किए जिसके बाद सियासी घमासान छिड़ गया। तेजस्वी ने बिहार को हर मोर्चे पर फेल बताया। अपराध, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और पलायन में बिहार को अव्वल बताया। तेजस्वी ने डबल इंजन की सरकार पर सवाल उठाते हुए लिखा, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य सभी मानकों में बिहार पिछड़ा हुआ है। तेजस्वी ने सीएम और दोनों डिप्टी सीएम को खुली बहस की भी चुनौती दे दी। तेजस्वी ने दावा किया कि उन्होंने जो भी पोस्ट किया है वही बिहार की हकीकत है। हमने जो भी ट्वीट किया है, कोई भी साबित कर दे कि कोई भी उसमें झूठा हमने डेटा दिया हो। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तो केंद्र सरकार की नीति आयोग कह रही है। ये तो हमारा रिपोर्ट है नहीं। तो जिनको अगर आपत्ति है वो नीति आयोग को बोले, लेकिन जो सच्चाई है, सच बोलने में दिक्कत क्या है। तेजस्वी की तरफ से आंकड़े जारी करने के बाद वार और पलटवार का दौर तेज हो गया। बीजेपी और जेडीयू ने तेजस्वी को उसी अंदाज में जवाब दिया। नीरज कुमार ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर तेजस्वी यादव के हर आरोपों का जवाब दिया। तेजस्वी का आरोप, डबल इंजन की सरकार पर तेजस्वी यादव ने गंभीर आरोप लगाए तो बीजेपी ने जवाब दिया, 1990 से 2005 के 15 साल क्यों भूल गए? देश में सबसे कम साक्षरता दर बिहार की है। तो बीजेपी ने कहा कि 2001 में साक्षरता 47% थी, जबकि 2011 में ये 61.8% हो गई। सबसे कम प्रति व्यक्ति आय बिहार की है। 2005 से पहले प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से बहुत नीचे थी। देश में सबसे अधिक अपराध बिहार में था। तो 1990 से 2005 में किडनैपिंग का राज बिहार में चलता था। सबसे कम प्रति व्यक्ति निवेश बिहार में थे। बीजेपी ने जवाब दिया, नीति रिपोर्ट में बिहार ने सबसे तेज प्रोग्रेस किया है। देश में सबसे अधिक पलायन बिहार से है। आरजेडी राज में तो इंडस्ट्री भाग गई थी। तेजस्वी के ट्वीट पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी पलटवार किया। नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी की बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेता। जनता ने आपको ट्वीट कर दिया है, आपके बयान को कोई तवज्जो देता है। एक खानदान के 23 लोगों को विधानसभा और विधान परिषद में नौकरी दी गई थी, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड। तेजस्वी के पोस्ट पर बिहार की पॉलिटिक्स हाई है। तेजस्वी ने आंकड़ों के जरिए एक बार फिर एनडीए सरकार पर बड़ा हमला किया है। तो एनडीए तेजस्वी के आंकड़ों पर ही सवाल खड़े कर रही है। तेजस्वी के इस पोस्ट से नई राजनीतिक बहस शुरू हो गई। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ रांची से गौरव झा की रिपोर्ट। और आरजेडी को क्षेत्रीय से ऊपर उठाकर राष्ट्रीय दर्जा दिलाने की कवायद में आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव जुटे हुए हैं। रांची दौरे पर आए तेजस्वी यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरा। उन्होंने चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के लिए बधाई दी तो संगठन मजबूती पर जोर देते हुए कार्यकर्ताओं से 1 घंटा पार्टी के लिए देने की अपील। पूरी खबर एक रिपोर्ट में। बड़ी जिम्मेवारी है जिसमें हमको पार्टी को बढ़ाना है, विस्तार करना है, मजबूत करना है। रीजनल के लेवल से ऊपर उठकर आरजेडी को नेशनल लेवल की पार्टी बनाने में आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव जी जान से जुटे हुए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के विस्तार के लिए केरल में 3 सीट पर चुनावी किस्मत पार्टी आजमा रही है, तो झारखंड में भी अपने पांव पसारने में जुटी है। झारखंड में सत्ताधारी गठबंधन में आरजेडी शामिल है। पार्टी के 4 विधायक हैं और 1 मंत्री पद पार्टी को मिला है, लेकिन इसके बाद जनाधार बढ़ाने की कोशिश जारी है।
इसी कड़ी में तेजस्वी यादव रांची में पार्टी की बैठक में शामिल हुए और कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरा। राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में एक बड़ी जिम्मेवारी जो मिली है और हम सब लोगों का लक्ष्य है कि राष्ट्रीय जनता दल जैसे पहले राष्ट्रीय पार्टी था, आने वाले भविष्य में भी राष्ट्रीय जनता दल जो है राष्ट्रीय पार्टी बने। तेजस्वी यादव ने झारखंड में बीजेपी को रोकने में आरजेडी कार्यकर्ताओं की मेहनत की सराहना की। साथ ही दावा किया कि अगर चुनाव में पार्टी को और सीट मिलती तो पार्टी का प्रदर्शन और बेहतर होता। अगर हम लोगों को और सीटें मिलती तो हम लोग और सीट जीत करके आते, लेकिन हम लोग सत्ता में आए, फिरकाप्रस्त ताकतों को हराना हम लोगों का सबसे पहला मकसद था। झारखंड में आरजेडी के बेहतर प्रदर्शन के लिए तेजस्वी यादव ने कार्यकर्ताओं को आगे आने के लिए उत्साहित किया और 24 घंटे में से 1 घंटे पार्टी के लिए देने की अपील की ताकि पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी स्थापित हो सके। हम चाहेंगे 24 घंटा में से 1 घंटा भी अगर आप दीजिएगा तो राष्ट्रीय जनता दल और मजबूती के साथ झारखंड में आएगा और उसकी ताकत को कोई नजरअंदाज नहीं करेगा। जेएमएम के साथ मजबूत रिश्तों की तेजस्वी यादव ने चर्चा की तो सेकुलर ताकतों के साथ मिलकर आगे की राजनीतिक लड़ाई को जारी रखने की बात कही। झारखंड में आरजेडी को संगठन के स्तर पर मजबूत करने की कोशिश में जुटे तेजस्वी यादव की मुहिम कितनी सफल होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन बिहार चुनाव के बाद जेएमएम से रिश्तों में आई तल्खी के बाद आरजेडी को मजबूत बनाने की कोशिश काफी कुछ इशारा भी कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से गौरव झा की रिपोर्ट। और मोतिहारी में जहरीली शराब कांड के बाद मौत का सिलसिला थम नहीं रहा। जहरीली जाम पीने के बाद आज एक और शख्स योद्धा माझी की मौत होगी। मोतिहारी में शराब पीने से मरने वालों की संख्या 9 हो गई है। हर तरफ मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। अस्पताल में मातमी माहौल, गहरा सन्नाटा और रोता बिलखता परिवार। मोतिहारी में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। ये तस्वीरें हैं मोतिहारी के शंकर सरैया के रहने वाले योद्धा माझी के परिवार की। योद्धा जहरीली शराब पीने के बाद जिंदगी का युद्ध हार गए। योद्धा माझी का जहरीली शराब पीने के बाद सदर अस्पताल में इलाज चल रहा था। दोपहर में अचानक उनकी मौत हो गई। अब उनकी पत्नी और परिजन दहाड़े मारकर रो रहे हैं। कालू हमनी का 12 बजे खानी आए रहे तो दवाई वाई दे के छोड़ देना। हाँ तो दवाई देलक लोग दवाई लेके हमनी का चल गए घरे। जहरीली शराब कांड के बाद पूरे इलाके में कुछ ऐसी तस्वीरें दिख रही हैं। मातमी शोर तेज होता जा रहा है। जहरीली शराब कांड में एक ऐसा भी शख्स है जिसकी जान तो बच गई, लेकिन एक साथ बैठकर शराब पीने वाले उसके साले की मौत हो गई। जहरीली शराब पीने से लाल कृष्ण यादव की मौत हो गई और उसके जीजा जय यादव की तबीयत खराब हो गई। अब जय यादव शराब नहीं पीने की कसमें खा रहे हैं। साला पिए थे तो वो तो रात डेथ कर गए। पटना जा रहे थे, यहाँ से प्राइवेट नर्सिंग होम से रेफर करा कर पटना जा रहे थे तो रास्ता में डेथ कर गए। अभी 2 कुमार है। अब तो शराब नहीं पीजिएगा? शराब नहीं पिए, एकदम कसम खा लीजिएगा शराब नहीं पिए। डर लग रहा है अंदर में। मोतिहारी में जहरीली शराब से मौत का सिलसिला जारी है। 2 अप्रैल को चंदू कुमार और प्रमोद यादव की मौत हुई। 3 अप्रैल को परीक्षण माझी, चंपत शाह और हीरालाल महतो ने दम तोड़ दिया। 4 अप्रैल को लाल किशन यादव, लड्डू साहा और मोहम्मद इलियास अंसारी काल के गाल में समा गए। 5 अप्रैल को योद्धा माझी जिंदगी की जंग हार गए। बड़ा सवाल है कि इन लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? कब थमेगा जहरीली जाम से जान जाने का सिलसिला? न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से अवनीश कुमार सिंह की रिपोर्ट। मोतिहारी में जहरीली शराब कांड के बाद प्रशासन का एक्शन जारी है। कई जगहों पर स्प्रिट बरामद हुई। मुजफ्फरपुर बॉर्डर पर छापेमारी की गई, लेकिन सवाल अब वही है कि कब रुकेगा मौत का ये कारोबार। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जहर की घूंट, सिस्टम का सन्नाटा, मौत का कारोबार, क्या मजबूरी का नाता? बिहार देश का वो राज्य जहां शराबबंदी है,
लेकिन हकीकत में जहर का कारोबार आज भी जिंदा है। मोतिहारी में जहरीली शराब कांड के बाद अब प्रशासन हरकत में आया है। पुलिस और उत्पाद विभाग एक्शन मोड में है। छापेमारी हो रही है। गांव-गांव, खेत खलिहानों तक तलाशी चल रही है। ये तस्वीरें हैं मोतिहारी की, जहां कुछ घूंट पीने भर की लालच में परिवार उजड़ गए। मां का सुहाग उजड़ गया। बेटी की शादी से पहले पिता का साया सिर से उठ गया। कई युवा अपनी आंखों की रोशनी गंवा बैठे और कुछ की तो जान ही चली गई। ये सिर्फ शराब ही नहीं थी, ये मौत का जहर था। स्पिरिट से बनी वो जहरीली शराब जो परिवारों को हमेशा के लिए तोड़ गई। लेकिन अब सिस्टम जाग गया है। मोतिहारी में पुलिस और उत्पाद विभाग ने मोर्चा संभाल लिया है। छापेमारी के बाद शराब बनाने वाला 700 लीटर जहरीली स्पिरिट बरामद किया गया। वो स्पिरिट जो हजारों लीटर जहरीली शराब बनाने के लिए तैयार था, वो स्पिरिट जो कुछ बूंदों में जिंदगी छीन लेता है। पुलिस प्रशासन का बड़ा एक्शन, कई जगहों से स्पिरिट बरामद। जहर बनाकर बेचने वालों पर वार। मुजफ्फरपुर बॉर्डर तक छापेमारी। वहीं मुजफ्फरपुर के सीमावर्ती इलाकों में भी पुलिस और एक्साइज विभाग का बड़ा एक्शन हुआ। कई ठिकानों पर दबिश हुई। कई लोग हिरासत में हैं। लेकिन सवाल वही है, क्या ये कार्रवाई काफी है? क्योंकि हर बार हादसे के बाद ही क्यों जागता है सिस्टम? क्यों हर बार मासूम जिंदगियां इस जहर की भेंट चढ़ जाती? मोतिहारी से लेकर मुजफ्फरपुर तक एक्शन जारी है। लेकिन ये एक्शन सिर्फ बरामदगी नहीं, ये उन निर्दोष परिवारों के लिए न्याय की लड़ाई है जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। शराबबंदी का कानून मजबूत है, लेकिन इसे और सख्ती से लागू करने का वक्त आ गया है, ताकि कोई माँ फिर रो न पड़े, कोई बच्चा अनाथ ना हो और कोई परिवार दोबारा ना टूटे। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से अवनीश कुमार और मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। और मोतिहारी से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने तालीम के नाम पर चल रही व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा किया। गवंद्रा गांव का एक मदरसा जहां से हथियार बरामद हुए हैं और चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले साल यहां से पीएफआई का एक सक्रिय सदस्य गिरफ्तार हुआ था। तो सवाल बड़ा सीधा है, क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है या कोई बड़ा खेल? दिखाते हैं एक रिपोर्ट। मदरसा या साजिश की फैक्ट्री, इल्म का आंगन या खौफ का सामान, किताबों की जगह खतरनाक हथियार, तालीम के नाम पर कौन सा खेल? मदरसा जहां बच्चों को तालीम दी जाती है, जहां कुरान और किताबों की बातें होनी चाहिए, वहीं अगर हथियार मिलने लगे तो शक गहराता है। सवाल उठते हैं, शक सभी मदरसों पर, तालीम पर, परवरिश पर। ये तस्वीरें हैं मोतिहारी के गवंद्रा गांव में बने मदरसे की, जहां तालीम वाली जगह पर यह खतरनाक हथियार मिला है। देखिए कैसे इस हथियार को रैप करके छिपाया गया है। किताबों की जगह हथियार मिलना ही एक बड़ा सवाल पैदा करता है। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। चकिया थाना अंतर्गत पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली थी कि एक मदरसा है जहां पर हथियार की खरीद बिक्री की जा रही है, और सूचना के सत्यापन में पुलिस ने घेराबंदी किया और वहां पे छापेमारी की। और छापेमारी के क्रम में जो है एक पिस्टल और एक कारतूस जो है बरामद किया गया है और मौके से 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। और सुनिए, यही मदरसा, पिछले साल इसी मदरसे से पीएफआई का एक सक्रिय सदस्य गिरफ्तार किया गया था। वही पीएफआई जिसे देश विरोधी गतिविधियों के लिए बैन किया गया है। एक बार या 2 बार नहीं, कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। हाँ, विवादित रहा है। पहले भी जैसी सूचना मिल रही है कि बिहार एटीएस की टीम और चकिया थाने ने वहां से याकूब नामक एक कुख्यात अपराधी को जो है गिरफ्तार किया था।
ये सिर्फ एक खबर नहीं है बल्कि एक चेतावनी भी हो सकती है। क्या यहाँ पढ़ाई के नाम पर कुछ और चल रहा था या फिर कुछ लोग इस पवित्र जगह का गलत इस्तेमाल कर रहे थे? और सवाल ये है कि मदरसे आखिर किस लिए होते हैं? क्या सिर्फ कुरान की तालीम के लिए या फिर कुछ और? हमारे बच्चों को पढ़ाने के नाम पर हथियार छिपाए जा रहे हैं। देश की सुरक्षा से खिलवाड़ हो रहा है। पाकिस्तान की धमकी के बीच देश विरोधी साजिश रची जा रही है। मदरसा या खौफनाक मंसूबा, तालीम या तंत्र का दुरुपयोग, एक घटना या बड़ा नेटवर्क, सिस्टम फेल या साजिश खेल। माँ बाप अपने बच्चों को यहाँ भेजते हैं इस भरोसे के साथ कि उन्हें तालीम मिलेगी, लेकिन अगर उसी जगह पर डर का माहौल बन जाए तो ये सिर्फ एक घटना नहीं, ये भरोसे का टूटना है। सच क्या है ये जांच बताएगी, लेकिन सवाल उठना जरूरी है ताकि तालीम की बदनामी न हो और जो दोषी हैं वे बच न पाएं। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। दरभंगा में सबसे बड़े सोना लूटकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। बेगूसराय पुलिस ने लूटकांड में शामिल 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। बेगूसराय में मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने एक ही अपराधी को व्हीलचेयर पर बैठाने को मजबूर कर दिया। दिखाते हैं एक रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं बेगूसराय सदर अस्पताल की। व्हीलचेयर पे बैठा ये कुख्यात अपराधी अब लंगड़ा बन चुका है। बिहार पुलिस ने ज्वेलरी शॉप लूटने के बाद इस अपराधी को जिंदगी भर का जख्म दे दिया है। अपराधी मंगल कुमार को पुलिस ने व्हील चेयर पर बैठने को मजबूर कर दिया है। ये वही खूंखार अपराधी है जो दरभंगा में प्रेम ज्वेलर्स में 2 करोड़ की लूटकांड की साजिश में शामिल था। दरभंगा में बहुचर्चित सोना लूटकांड के बाद पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन पुलिस ने सोना लूटकांड का खुलासा कर दिया है। एसटीएफ और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में 6 अपराधियों को धर दबोचा। पुलिस ने अपराधियों के पास से 2 पिस्टल, 9 कारतूस और 3 बाइक के साथ चांदी के आभूषण भी बरामद किए। ये मंसूर चक का दशरथपुर गांव है, उसी के पास से कार्रवाई हुई। इसमें कुल 6 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से कुल 1 पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 9 गोली, 3 मोटरसाइकिल और चांदी के आभूषण, 4 मोबाइल बरामद हुए हैं। दरभंगा में सबसे बड़ी सोना लूटकांड के बाद पुलिस ने बेगूसराय के मंसूर चक में छापेमारी अभियान चलाया। इसी छापेमारी के दौरान अपराधियों ने पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग करते हुए सभी अपराधी को खदेड़ना शुरू कर दिया। मुठभेड़ के दौरान अपराधी मंगल कुमार के पैर में पुलिस ने गोली मारी। फिर इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। अपराधी मंगल का इलाज बेगूसराय सदर अस्पताल में जारी है। इसमें अभी तक जो घटनाक्रम है उसमें अपराधी की तरफ से 5 से 6 राउंड गोली चली है, पुलिस की तरफ से 4 से 5 राउंड गोली चली। घायल की स्थिति अभी वर्तमान में ठीक है और सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है, विशेष रूप से डॉक्टर। दरभंगा में दिन दहाड़े अपराधियों ने ज्वेलरी की दुकान में 2 करोड़ के जेवर के साथ 20 लाख कैश लूट लिए थे। हथियार की नोक पर इस बड़े लूटकांड के बाद बड़े सवाल भी खड़े हो रहे थे, लेकिन पुलिस ने इस लूटकांड के एक अपराधी को लंगड़ा बनाकर और कुछ अपराधियों को दबोचकर साफ मैसेज दे दिया कि अगर लूटोगे तो ठुकोगे। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार के साथ दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में सबसे बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां बिना प्रिकॉशन के ही HIV संक्रमित मरीज का सामान्य ऑपरेशन कर दिया गया। मरीज ने खुद के संक्रमित होने की बात छिपाई थी, लेकिन उससे बड़ी गलती रिम्स प्रबंधन की है, जिसने ऑपरेशन से पहले पूरी जांच नहीं की। अब ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर सहमे हुए हैं, तो बीजेपी ने स्वास्थ्य विभाग के सिस्टम पर सवाल उठाए हैं। वहीं सत्ता पक्ष ने कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। दिखाते हैं एक रिपोर्ट। झारखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल रांची का रिम्स। यहां बड़ी बीमारियों के सफल इलाज और ऑपरेशन होते हैं, तो बहुत बड़ी गलतियां भी सामने आती हैं। रिम्स की एक बहुत बड़ी चूक सामने आई है,
जहां HIV संक्रमित मरीज का ऑपरेशन किया गया। खास बात यह नहीं कि HIV संक्रमित मरीज का ऑपरेशन किया, बल्कि हैरत इस बात की हुई कि ऑपरेशन से पहले ना तो मरीज की जांच की गई और ना ही किसी भी सावधानी का ख्याल रखा गया। अब आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। रिम्स में ऑपरेशन के लिए HIV पॉजिटिव मरीज को लाया गया था, लेकिन उसे HIV नेगेटिव समझकर ऑपरेशन कर दिया गया। मरीज को अपने संक्रमित होने की जानकारी थी। सदर अस्पताल से इसे लेकर रिपोर्ट आई थी, लेकिन मरीज ने इसे छिपा लिया। ऑपरेशन के बाद जब उसके संक्रमित होने का खुलासा हुआ तो ऑपरेशन करने वाले जूनियर डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ सदमे में। संक्रमण का डर सता रहा है और वे बचने के लिए दवा खाने को मजबूर है। शुक्रवार को इस मामले का शनिवार को खुलासा हुआ, जिसके बाद रिम्स के साथ पूरे झारखंड में हड़कंप मच गया। मामले को लेकर मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया और रिम्स प्रबंधन के साथ स्वास्थ्य विभाग और उसके मुखिया स्वास्थ्य मंत्री पर जमकर निशाना साध रहे हैं। मरीज ने अपनी पहचान छिपाई, उसने तो गलत किया, बहुत बड़ा गलत किया, लेकिन जो सिस्टम नजरअंदाज करके कई डॉक्टर्स और नर्सेज की जान खतरे में डाल दिया, उसका क्या। इससे पहले आपने देखा चाईबासा में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को HIV पॉजिटिव ब्लड चढ़ा दिया गया। तो ये हो क्या रहा है झारखंड में। स्वास्थ्य मंत्री जी पूरे तरीके से फेल है। यहाँ उनका ध्यान हर चीज पे है सिवाय स्वास्थ्य के। रिम्स की ओर से सामने आई घोर लापरवाही पर सत्ता पक्ष की ओर से भी प्रतिक्रिया आई। जीएमएम ने मामले को लेकर सरकार को गंभीर बताया और दोषियों को नहीं बख्शे जाने की बात कही, तो कांग्रेस ने मामले पर गंभीरता दिखाई। ये मामला संज्ञान में आया सरकार के, जो भी दोषी होंगे, और मुझे लगता है किसी स्तर पर लापरवाही हुई होगी। निश्चित रूप से इसमें जांच के पश्चात जो भी दोषी होंगे कार्रवाई की जाएगी। हम नजरअंदाज करने वाले लोग नहीं हैं। लापरवाही करेंगे तो आप नापेंगे नहीं। इसके लिए जो दोषीवार हैं उनको गंभीरता दिखानी चाहिए थी, जो गंभीरता नहीं दिखाई गई, तो उसकी जांच होनी चाहिए और कौन लोग इसके लिए लापरवाही इसमें किए हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री की ओर से झारखंड में स्वास्थ्य सेवा में बेहतरी की बात कही जाती है। रिम्स में वर्ल्ड क्लास सुविधा देने का दावा किया जाता है, लेकिन HIV संक्रमित मरीज के ऑपरेशन में बरती गई लापरवाही और उसके बाद रिम्स प्रबंधन की ओर से बरती जा रही चुप्पी कागजों पर बेहतरी के दावों की पोल खोल रही है। जरूरत है संक्रमण की आशंका से सहमे डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ के इलाज और काउंसलिंग के साथ सिस्टम को मजबूत करने की, ताकि फिर किसी संक्रमित मरीज का बिना प्रिकॉशन के ऑपरेशन नहीं हो सके। न्यूज़ 18 के लिए रांची से गौरव झा के साथ संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। और किसान महीनों की मेहनत से खेतों में फसल उगाता है, लेकिन जब वही फसल उसकी आंखों के सामने जलकर राख हो जाए तो दर्द का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। बिहार के भोजपुर जिले के आरा में आग की एक चिंगारी ने सैकड़ों बीघे में लगी गेहूं की फसल को पल भर में खाक कर दिया। किसानों के सामने अब बड़ा संकट खड़ा हो गया है। देखिए हमारी ग्राउंड जीरो से खास रिपोर्ट। धरती पुत्र किसान दिन रात मेहनत करके खेतों में फसल उगाता है ताकि दुनिया की थाली भरी रहे, लेकिन सोचिए उस किसान पर क्या गुजरती होगी जब उसकी महीनों की मेहनत उसकी आंखों के सामने ही जलकर राख हो जाए। बिहार के भोजपुर जिले के आरा से एक ऐसी ही दर्दनाक तस्वीर सामने आई है, जहां आग की एक चिंगारी ने सैकड़ों बीघे में खड़ी गेहूं की फसल को राख में तब्दील कर दिया और किसानों के सामने अब रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये भोजपुर जिले के शाहपुर प्रखंड के बनाही, बनकट और रुद्रनगर गांव के बधार की है, जहां कुछ ही देर में खुशहाली के सपने राख में तब्दील हो गए। सैकड़ों बीघे में लहलहा रही गेहूं की फसल अब सिर्फ जली हुई बालियों और राख में तब्दील हो चुकी है। 6 महीने की मजदूरी जो है हम लोगों का, किसानों का, पूरी तरह जल के नष्ट हो गया। और खाने पीने के लिए, अपने खाने पीने के लिए, देश को खिलाने के लिए किसान मजदूरी करता है, पैदा करता है और सेकंड में घंटों में पूरा जलकर। बहुत सारे किसान मान लीजिए कि कुछ लिए इधर उधर से लेकर के कर्जा, उन लोग का क्या होगा, मतलब इस पूर्णतः निर्भर इसी पर है। उनके बच्चे के पढ़ाई, घर का खर्चा, मवेशी, दवाई, बहुत सारी परेशानियां हैं। नुकसान हो
किसान कहते हैं कि दोपहर के वक्त अचानक से खेतों से धुआं उठने लगा। जब तक लोग खेत तक पहुंचते दौड़कर, तब तक आग ने विकराल रूप ले लिया। देखते ही देखते करीब 500 बीघे में लगी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। किसानों के मुताबिक ताड़ के पेड़ के पास से गुजर रही 11,000 वोल्ट बिजली लाइन में शॉर्ट सर्किट हुआ और उससे निकली चिंगारी ने खेतों में खड़ी फसल को तबाह कर दिया। उस समय तक अगर फायर ब्रिगेड की गाड़ी अगर आती तो इधर जलता नहीं सब, क्योंकि बहुत दूर आग थी। लेकिन आते आते 2 घंटा 3 घंटा लग गया गाड़ी आने में। और गाड़ी का इतना तेज आग था, वो देखिए ये सब दिखाई दे रहा है, वहां से आग पकड़ा है और वहां तक जाने में बहुत टाइम लगा था उसको। लेकिन लोग का आते आते और गाड़ी को आते आते बहुत टाइम लग गया, इसलिए सारा जल गया। नुकसान तो पूरे गांव का 500 बीघा के ऊपर ही हुआ है। 500 बीघा से ऊपर पूरा जल करीब पूरा जल कर पूरा जल के राख हो गया। चारों ओर दिख रहा है सब बाल ही बाल गेहूं। किसानों ने शोर मचाया, आग बुझाने की कोशिश भी की, लेकिन तेज हवा और सूखी फसल की वजह से आग तेजी से फैलती चली गई। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, लेकिन जब तक दमकल की टीम पहुंचती तब तक सब कुछ जलकर राख हो गया था। इस अगलगी में करीब 5 गांव के सैकड़ों किसानों की फसल जल गई, उनके अरमान जल गए, उनके सपने जल गए। किसानों का कहना है कि इसी फसल के सहारे उनके बच्चों की पढ़ाई, इलाज, घर में जरूरी खर्च चलते थे। अनाज के साथ साथ पशुओं के चारे का संकट भी खड़ा है। किसान घटना के बाद कहते हैं कि नेता तो कई आए, लेकिन किसी को अभी तक मुआवजा नहीं मिल पाया। गाड़ी आयल बहुत लेट जल गई था। अच्छा, मैंने गाड़ी पहले आ जाए तो कुछ बच जाए। अच्छा, तरार कितना खेत चलल? 15 कट्ठा। 15 कट्ठा में जल गई पूरा। कैसे फिर अब चली? अब बात नहीं, अब किन खाली जाइए आलू क्या है? 4 घंटा 12 बजे 11:30 बजे से गाड़ी 2:45 बजे आग बुती, तब बड़ी गाड़ी जल गई, तब गाड़ी आई। सब जलने के बाद गाड़ी आई है। गाड़ी रहता तो बच जाता। हाँ, नहीं शाहपुर थाना में है, न करनायपुर थाना में है, न बिहिया थाना में है। जब न्यूज 18 की टीम आरा से करीब 45 किलोमीटर दूर ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो खेतों में फैली राख और जली हुई बालियां किसानों की टूटी उम्मीदों की कहानी को खुद ब खुद बयां कर रहे थे। महीनों की मेहनत कुछ ही मिनटों में राख हो गई। अब इन किसानों की नजरें सरकार से मिलने वाली मदद और मुआवजे पर टिकी है। न्यूज 18 के लिए आरा से चंदन कुमार की रिपोर्ट।